हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जीएसटी अपडेट्स की इस सीरीज में, जिसमें हम हाल फिलहाल के जीएसटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अप्रैल 2024 में अभी तक जीएसटी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज हम 3 मेजर जजमेंट्स को देखेंगे। पहले टॉपिक में रेड द्वारा सेक्शन 107 के तहत 2 अलग अलग मामलों में अपील्स के ऑर्डर्स को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में चैलेंज किया गया था। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एडिशनल स्टॉक पर, सेक्शन 130 के स्कोप पर, आई एस्टिमेट के बारे में और बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में चर्चा की है। हमारा दूसरा जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला का है, जिसमें सेक्शन 73 के सबसेक्शन 8 एंड सबसेक्शन 11 के बीच में कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है। और हमारा तीसरा जजमेंट नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के स्कोप को क्लियर करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली द्वारा दिया गया है। तो चलते हैं अपने पहले केस की तरफ। आज की पहली जजमेंट इको प्लस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। इसमें सेक्शन 107 में अपील में पारित ऑर्डर्स को चैलेंज करते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई थी। इस मैटर में सवाल ये था कि क्या मात्र एडिशनल स्टॉक बरामद होने भर से जीएसटी के अंतर्गत कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी का प्रावधान है। यहाँ 2 रिट पिटिशंस को साथ में डील किया गया है। पहले मैटर में सेक्शन 130 के अंडर एडिशनल स्टॉक को कन्फिस्केट करके सेक्शन 122 में पेनल्टी लगाई गई थी। वहीं दूसरे मैटर में एडिशनल स्टॉक की बरामदगी के चलते सेक्शन 74 में व्यापारी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि सेक्शन 130 में कब कब कार्यवाही की जा सकती है। यहाँ पर विभाग के पास कानूनन 5 वजहें हैं, जिसमें से कोई भी एक होने पर विभाग सेक्शन 130 में एक्शन ले सकता है। पहला कारण, यदि व्यापारी जीएसटी के कानूनों की अवहेलना करते हुए टैक्स की चोरी करने के आशय से किसी गुड्स की या तो सप्लाई करता है या उन गुड्स को रिसीव करता है। दूसरा, यदि किसी गुड्स पर व्यापारी के टैक्स लायबिलिटी बनती है पर व्यापारी ने उन गुड्स को अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ है। तीसरा कारण, यदि व्यापारी बिना रजिस्ट्रेशन लिए किसी टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करने लगता है। चौथा कारण, यदि व्यापारी जीएसटी के कानूनों या उसके तहत बने नियमों की अवहेलना करता है। और आखिरी कारण, यदि व्यापारी इस कानून का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का परिवहन करता है। पहले केस में सेक्शन 130 में पहला, तीसरा या आखिरी कारण इस केस पर लागू नहीं होता है। इसका मतलब कि विभाग को या तो ये केस क्लॉज 2 में प्रूव करना होगा या फिर क्लॉज 4 में। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अनुसार क्लॉज 2 और क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 130 भी यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। मेसर्स मां महामाया अलॉयज के फैसले को कोट करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोहराया कि क्लॉज 2 के लिए पहले सप्लाई होना बहुत जरूरी है, वहीं क्लॉज 4 के लिए इंटेंट टू एवेड टैक्स प्रूव करना विभाग के लिए जरूरी हो जाता है। विभाग की तरफ से जारी शो कॉज नोटिस में या किसी भी और ऑर्डर में इन दोनों ही बातों का कोई जिक्र नहीं हुआ है। इस तरह विभाग सेक्शन 130 का एप्लीकेशन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाया है। इस वजह से सेक्शन 130 की प्रोसीडिंग्स को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मैटर में दूसरा इशू आई एस्टिमेशन का था। एडिशनल स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए विभाग ने रूल्स 27, 30 या 31 को फॉलो करने की बजाय सिर्फ देखकर एक आई एस्टिमेशन करके उस पर एक्शन लिया था। रूल 27 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, जब सप्लाई पैसे के अलावा किसी और चीज के एवज में हुई हो। इसके तहत गुड्स के वैल्यूएशन के 4 तरीके दिए गए हैं, जैसे कि
सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू, जिस चीज के एवज में सप्लाई की गई थी उसकी वैल्यू, सामान क्वालिटी के गुड्स की वैल्यू, या फिर रूल 30 या रूल 31 के तहत वैल्यूएशन। रूल 30 में वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट निर्धारित की गई है और रूल 31 में रीजनेबल तरीकों की बात की गई है। यहां पर देखा जा सकता है कि ये रूल्स कहीं पर भी आई एस्टिमेशन जैसे प्रोसेस को अलाउ नहीं करते हैं। इको प्लस स्टील्स में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेसर्स मां महामाया अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के डिसीजन को कोट करते हुए कहा कि वैल्यूएशन ऑफ गुड्स केवल सेक्शन 15 रेड विद रूल्स 27, 30 और 31 के अनुसार ही किया जा सकता है। जीएसटी में कहीं पर भी आई एस्टिमेशन का प्रावधान नहीं दिया गया हुआ है। हाईकोर्ट ने अपीलेट अथॉरिटी द्वारा पारित ऑर्डर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हालांकि अपीलेट अथॉरिटी ने इस बात का संज्ञान लिया कि आई एस्टिमेशन के आधार पर असेसमेंट गलत है, पर फिर भी अपीलेट अथॉरिटी ने फ्रेश असेसमेंट करके पेनल्टी कम की ऑर्डर को रद्द नहीं किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपीलेट अथॉरिटी द्वारा कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी को अपहोल्ड किया जाना बिल्कुल गलत घोषित किया। हाई कोर्ट ने बर्डन ऑफ प्रूफ के विषय में बोलते हुए कहा कि गुड्स का कन्फिस्केशन या पेनल्टी का लगना, इन दोनों ही बातों का बर्डन ऑफ प्रूफ विभाग के ऊपर है और ये एस्टिमेट्स के बेसिस पे करना गैरकानूनी होगा। आज की हमारी दूसरी जजमेंट मेसर्स ग्लोबल प्लास्टोवेयर्स वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर से। इसमें ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट के समक्ष प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि व्यापारी ने अपनी आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट समेत शो कॉज नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवा दी है तो क्या उस पर पेनल्टी लगेगी। इस मामले में विभाग की आर्ग्यूमेंट थी कि व्यापारी ने टैक्स कलेक्ट तो किया था पर उस कलेक्टेड टैक्स को सरकार को पे नहीं किया है। इसमें व्यापारी ने सेक्शन 73 के सब सेक्शन 8 को कोट करते हुए कहा कि यदि सेक्शन 73(1) या सेक्शन 73(3) के अंतर्गत व्यापारी पर कर बनता है और व्यापारी उसको इंटरेस्ट समेत 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवा देता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ विभाग का कहना था कि इस मामले में सेक्शन 73(8) ना लागू होकर सेक्शन 73(11) लागू होता है। विभाग के अनुसार व्यापारी ने टैक्स कलेक्ट किया था पर उसे जमा नहीं करवाया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने विभाग के कथन का समर्थन करते हुए फैसला सुनाया कि यदि टैक्स कलेक्ट किया जाता है और उसको जमा नहीं कराया जाता है तो सेक्शन 73(8) नहीं लागू होगा। सेक्शन 73(11) के तहत व्यापारी पर पेनल्टी लगेगी। और अब आता है हमारा आज का आखिरी केस, कैनरा बैंक वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर डीजीएसटी। इस मैटर में विभाग ने असेसी को सेक्शन 73 के अंतर्गत शो कॉज नोटिस जारी किया। असेसी द्वारा इस नोटिस का डिटेल्ड रिप्लाई सबमिट भी किया गया। इस डिटेल्ड रिप्लाई को रिकॉर्ड करने के बाद ये कहते हुए कि असेसी द्वारा दिया गया रिप्लाई अनसैटिस्फैक्टरी है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड नहीं है, असेसिंग अथॉरिटी ने टैक्स और पेनाल्टी का आदेश पारित कर दिया। असेसी इस आदेश के खिलाफ रिट लेकर के ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष इस मैटर में उपस्थित हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले में विभाग के द्वारा शो कॉज नोटिस के जवाब को बिना उचित मूल्यांकन किए डिमांड कंफर्म करना गलत घोषित किया। केवल ये कहा जाना कि जवाब अपूर्ण है, अस्पष्ट है और असंतोषजनक है, ये काफी नहीं है। इसके अलावा अधिकारी असेसी से और स्पष्टीकरण और विवरण मांग सकता था तथा अस्पष्टताएं हटाने का मौका दिया जा सकता था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अधिकारी को निर्देशित किया कि इस मामले में न्याय हित में जो भी दस्तावेजों या विवरणों की
जरूरत है उसे असेसी से प्रस्तुत करने की मांग करे। असेसी द्वारा दिए गए दस्तावेजों और विवरणों के आधार पर शो कॉज नोटिस का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। तो ये थे हाल फिलहाल के कुछ बड़े फैसले। जल्द ही दोबारा मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। आपके बहुमूल्य फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद।